हेलो एवरीवन, बाल मंदिर के ऑनलाइन यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। अपन आज बात करेंगे इस वीडियो में जीव विज्ञान या बायोलॉजी के बारे में। क्लास 12th में बायोलॉजी का जो सिलेबस है उस बारे में डिस्कशन करेंगे कि क्लास 12th का जो बायोलॉजी का सिलेबस है वो कुल मिलाकर के 100 मार्क्स का सिलेबस है, ये अपन को ध्यान रखना है। इस 100 मार्क्स के सिलेबस में आपको ध्यान रखना है कि 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। पहला पार्ट है वो थ्योरी का पार्ट है और थ्योरी पार्ट है वो 56 नंबर का है। दूसरा पार्ट है वो हमारा प्रैक्टिकल का पार्ट है और प्रैक्टिकल का पार्ट है 30 नंबर का है। और तीसरा पार्ट है वो हमारा इंटरनल मार्किंग का पार्ट होगा और ये 14 नंबर का होता है। तो इस प्रकार से कुल 100 नंबर का पेपर होता है। इसमें आप ध्यान देंगे तो आपको ध्यान रखना है जो बोर्ड एग्जाम 56 नंबर का होता है उसमें टेक्स्ट बुक के अंतर्गत कुल 10 यूनिट्स दी गई है और इस 10 यूनिट में से आपको कुल 14 चैप्टर बांटे गए हैं। तो ये अपन को ध्यान रखना है। इन 10 यूनिट में से आपको ध्यान रखना है प्रथम 5 यूनिट है वो वनस्पति विज्ञान से संबंधित है और अगली 5 यूनिट है वो जंतु विज्ञान से संबंधित है, ये अपन को ध्यान रखना है। इसमें से आपको ध्यान रखना है जो प्रथम 5 यूनिट है उसमें आप फर्स्ट यूनिट आवर्तबीजी पादपों में जनन एवं विकास के बारे में है और यह यूनिट 4 नंबर की है। दूसरी यूनिट है वो आपको ध्यान रखना है पादप कार्यकी या प्लांट फिजियोलॉजी से संबंधित है और ये आपको ध्यान रखना है कुल 9 मार्क है वो आपको ध्यान रखना है क्लियर करेगी बोर्ड एग्जाम में। और इसके अतिरिक्त आपको ध्यान रखना है तीसरी यूनिट है वो पादप कार्य की सेकंड की है और ये 5 नंबर कवर करती है बोर्ड एग्जाम की। और आपको ध्यान रखना है चौथी यूनिट जैव प्रौद्योगिकी संबंधित है और ये यूनिट भी 5 नंबर को कवर करती है। और 5वीं यूनिट है आर्थिक वनस्पति विज्ञान एवं मानव कल्याण के बारे में, इकोनॉमिक्स बॉटनी एवं ह्यूमन वेलफेयर के बारे में है और इस यूनिट में भी आपको ध्यान रखना बोर्ड एग्जाम के अंतर्गत 5 नंबर के क्वेश्चंस आते हैं। अब उसके बाद में अगला 5 जो यूनिट है वो यूनिट जंतु विज्ञान से संबंधित है, जूलॉजी से संबंधित है। और इस यूनिट में आप ध्यान देंगे जो फर्स्ट यूनिट जो जंतु विज्ञान की है और टोटल में 6 यूनिट है मानव कार्य की और 6 और 7 दोनों यूनिट आपको ध्यान रखना है मानव कार्य की फर्स्ट और सेकंड है और ये दोनों यूनिट 7-7 नंबर की है, अपन को ध्यान रखना है। उसके बाद में अगली यूनिट मानव भ्रूणिकी या ह्यूमन एम्ब्रियोलॉजी के बारे में है और ह्यूमन एम्ब्रियोलॉजी की यूनिट है ये हमारे बोर्ड एग्जाम की 5 नंबर को कवर करती है। और उसके बाद में अगली यूनिट है वो आनुवंशिकी एवं जीनोमिक्स की है और यह बोर्ड एग्जाम में 4 नंबर के 5 नंबर के अंक को कवर करती है। इसके अतिरिक्त आपको ध्यान रखना मानव कल्याण एवं स्वास्थ्य के बारे में लास्ट यूनिट है ये 4 नंबर बोर्ड एग्जाम में कवर करती है। आज अपन बात करेंगे यूनिट फर्स्ट के बारे में आवर्तबीजी पादपों में जनन। और इसमें आप ध्यान देंगे तो आपको ध्यान रखना है आवर्तबीजी पादपों के अंदर जनन होता है उस जनन के बारे में आप ध्यान रखना है कि सबसे पहले आपको ध्यान रखना है जनन किसे कहा जाता है या रिप्रोडक्शंस किसे कहते हैं। तो जनन या रिप्रोडक्शंस के बारे में बात करेंगे तो आपको क्या ध्यान रखना है कि जनन वह प्रक्रिया है जिसके माध्यम से कोई भी जीव अपने समान नवीन संतति उत्पन्न करते हैं। तो आपको क्या ध्यान रखना है जनन वह प्रक्रिया है जिसके माध्यम से वह प्रक्रिया है जिसके अंतर्गत जीव अपने समान संतति उत्पन्न करता है। जीव अपने समान संतति उत्पन्न करता है। तो उसे अपन क्या कहते हैं जनन कहते हैं। तो जनन वह प्रक्रिया है जिसके माध्यम से जीव अपने समान नवीन संतति को उत्पन्न करता है, अपनी नेक्स्ट जनरेशन की उत्पत्ति करता है, तो उसे अपन क्या कहते हैं जनन कहा जाता है। और आवर्तबीजी पादपों में जनन होता है वो आपको ध्यान रखना है 2 प्रकार का होता है। आवर्तबीजी पादपों में जनन 2 प्रकार का होता है। तो आवर्तबीजी पादपों में जनन 2 प्रकार का होता है, ये अपन को ध्यान रखना है। इसमें आप ध्यान देंगे तो आपको ध्यान रखना है फर्स्ट जो पार्ट है उसमें आप ध्यान देंगे तो आपको ध्यान रखना पहला प्रकार है अलैंगिक जनन। कौन सा प्रकार ध्यान रखना है अलैंगिक जनन। और सेकंड आपको ध्यान रखना है वो ध्यान रखना है लैंगिक जनन। सेकंड कौन सा ध्यान रखना है आपको लैंगिक जनन ध्यान रखना है। तो इस प्रकार से 2 प्रकार का आवर्तबीजी पादपों में जनन देखा जाता है। पहली बात करते हैं अलैंगिक जनन के बारे में। तो आपको क्या ध्यान रखना है अलैंगिक जनन में और लैंगिक जनन में मुख्य बात ये ध्यान रखनी है
कि जो लैंगिक जनन की प्रक्रिया होती है उस लैंगिक जनन की प्रक्रिया के दौरान सबसे पहले अर्धसूत्री विभाजन होता है, अर्धसूत्रण होता है, और अर्धसूत्रण के बाद में युग्मकों का संलयन होता है, युग्मक संलयन होता है लैंगिक जनन के दौरान। तो लैंगिक जनन के दौरान आपको अर्धसूत्रण एवं युग्मक संलयन होता है, ये दोनों प्रक्रियाएं होती हैं, उस जनन को अपन क्या कहेंगे, लैंगिक जनन। जबकि आपको देखना इस प्रकार का जनन जिसमें अर्धसूत्रण एवं युग्मक संलयन नहीं होता है उसे अपन क्या कहेंगे, अलैंगिक जनन कहा जाता है। यानी इस प्रकार का जनन जिसमें लैंगिक जनन की आवश्यक घटनाएं, लैंगिक जनन की आवश्यक घटनाओं अर्धसूत्री विभाजन एवं युग्मक संलयन का अभाव होता है, जो अर्धसूत्री विभाजन एवं युग्मक संलयन का अभाव होता है, युग्मक संलयन का अभाव होता है, उसे अपन क्या कहेंगे, अलैंगिक जनन कहते हैं, उसे अपन क्या कहेंगे, अलैंगिक जनन कहते हैं। तो ये अपन को ध्यान रखना है अलैंगिक जनन के बारे में। क्लियर हो गया। अब इसके बाद में ध्यान देंगे तो आपको ध्यान रखना है अलैंगिक जनन होता है, उस अलैंगिक जनन में आपको ध्यान रखना है, सबसे पहले आपको प्रोसेस ध्यान रखनी है कि इस प्रकार का जनन होता है, इस प्रकार के जनन में सभी विभाजन होते हैं वह समसूत्री होते हैं। इस प्रकार के जनन में सभी विभाजन समसूत्री होते हैं। सभी विभाजन किस प्रकार के होते हैं, तो आपको ध्यान रखना है समसूत्री विभाजन होते हैं। तो इस प्रकार से इनमें विभाजन होंगे वह किस प्रकार के होते हैं, समसूत्री विभाजन होते हैं। और आप ध्यान देंगे तो इसमें आप ध्यान देंगे कि इस प्रकार के जनन में यानी अलैंगिक जनन में उत्पन्न संतति, अलैंगिक जनन में उत्पन्न संतति आकारिकी एवं आनुवंशिकी रूप से, आकारिकी एवं आनुवंशिकी रूप से जनक के समान होती हैं, जनक के समान होती है। और इस प्रकार की संतति को अपन क्या कहते हैं, क्लोन कहा जाता है। ये सवाल भी कई बार पूछ लिया जाता है, क्लोन किसे कहा जाता है। तो आपको क्या ध्यान रखना है, अलैंगिक जनन के दौरान उत्पन्न संतति आकारिकी एवं आनुवंशिकी रूप से जनक के समान होती है, जिसे क्लोन कहा जाता है। तो इस प्रकार से अपन को ध्यान रखना है क्लोन किसे कहा जाता है, तो अलैंगिक जनन के दौरान उत्पन्न होने वाली संतति आकारिकी एवं आनुवंशिकी रूप से जनक के समान होती है, जिसे अपन क्या कहेंगे, क्लोन के नाम से जाना जाता है। इसके बाद में आप ध्यान देंगे तो पादपों के अंदर या आवर्तबीजी पादपों में अलैंगिक जनन होता है, वह दो प्रकार से हो सकते हैं। तो आवर्तबीजी पादपों में अलैंगिक जनन दो प्रकार से हो सकता है। तो अलैंगिक जनन कितने प्रकार से हो सकता है, तो आपको क्या ध्यान रखना है, दो प्रकार से हो सकता है। तो इस प्रकार से दो प्रकार से हो सकता है। कौन कौन से दो प्रकार है, तो उसमें आप ध्यान देंगे तो आपको ध्यान रखना है, पहला प्रकार है अनिषेक बीजता। फर्स्ट प्रकार कौन सा ध्यान रखना है आपको, अनिषेक बीजता। और सेकंड अपन को ध्यान रखना है वो कौन सा ध्यान रखना है, पहला अनिषेक बीजता और सेकंड अपन को ध्यान रखना है कायिक प्रवर्धन। कौन सा ध्यान रखना है आपको, कायिक प्रवर्धन के बारे में ध्यान रखना है। तो इस प्रकार से ये अपन को ध्यान रखना है कायिक प्रवर्धन। तो ये दो आपको ध्यान रखना है प्रकार से अलैंगिक जनन आवर्तबीजी पादपों में हो सकता है। पहली बात करेंगे अपन किसके बारे में, अनिषेक बीजता के बारे में। यानी अनिषेक बीजता किसे कहते हैं उस बारे में बात करेंगे। तो आपको ध्यान रखना है कि जो अनिषेक बीजता है यह प्रकार, इसके अंतर्गत आप ध्यान देंगे तो आपको ध्यान रखना है अनिषेक बीजता में बिना निषेचन के बीज का निर्माण हो जाता है। तो पहला अपन ध्यान देंगे अनिषेक बीजता। अनिषेक बीजता ये सवाल कई बार बोर्ड एग्जाम में पूछा गया है, तो इसलिए अपन अच्छे से ध्यान रखना है। अनिषेक बीजता, यहाँ इसको इंग्लिश में कहेंगे एगमो
स्पर्मी। तो इस प्रकार से अनिषेक बीजता या एग्मोस्पर्मी, इसमें से ए का मतलब है बिना, और आप ध्यान देंगे गैमस का मतलब है निषेचन, और आपको ध्यान रखना है वो ध्यान रखना स्पर्म या स्पर्मा का मतलब होता है बीज। यानी जब पादपों में बीज का निर्माण बिना निषेचन के अर्थात युग्मक संलयन या मरसूत्री विभाजन की हो जाता है तो उसे अपन क्या कहते हैं, अनिषेक बीजता कहा जाता है। तो आपको क्या ध्यान रखना है, जब पादपों में बीजों का निर्माण बिना अर्धसूत्रण एवं युग्मक संलयन अर्थात निषेचन, बिना अर्धसूत्रण एवं युग्मक संलयन के हो जाता है तो उसे अपन क्या कहते हैं, अनिषेक बीजता कहते हैं। उसे अपन क्या कहेंगे, अनिषेक बीजता कहते हैं। तो इस प्रकार से आपको ध्यान रखना है अनिषेक बीजता किसे कहेंगे। तो आपको क्या ध्यान रखना है, जब पादपों में बीजों का निर्माण बिना अर्धसूत्रण एवं युग्मक संलयन के हो जाता है तो उसे अनिषेक बीजता कहेंगे। क्लियर हो गया। अब उसके बाद में सेकंड अपन को ध्यान रखना है, वो ध्यान रखना है अनिषेक बीजता के बाद में कायिक प्रवर्धन के बारे में। कायिक प्रवर्धन या जैसे इंग्लिश में कहेंगे वेजिटेटिव प्रोपोगेशन। तो इस प्रकार से वेजिटेटिव प्रोपोगेशन या कायिक प्रवर्धन होता है तो किसे कहा जाता है। तो आपको क्या ध्यान रखना है, पादपों में जो पादपों के कायिक भाग कौन कौन से होते हैं, तो आपको ध्यान रखना है जड़ होती हैं, तना होता है, पत्ती होती हैं या कलिका। तो पादपों में कायिक भाग जड़, तना, पत्ती, कलिका इत्यादि से नए पादप के निर्माण की प्रक्रिया कायिक प्रवर्धन कहलाती है। निर्माण की प्रक्रिया क्या कहलाएगी, तो आपको क्या ध्यान रखना है, कायिक प्रवर्धन कहलाती है। तो ये अपन को ध्यान रखना है, पादपों के कायिक भाग जैसे जड़, तना, पत्ती, कलिका इत्यादि से नए पादप के निर्माण की प्रक्रिया क्या कहलाएगी, कायिक प्रवर्धन कहलाती है। कायिक प्रवर्धन होता है, यह आप ध्यान देंगे तो आपको ध्यान रखना है, इसमें जो कायिक भाग उपयोग में लिया जाता है उस कायिक भाग को अपन क्या कहते हैं, प्रवर्ध कहा जाता है। क्या कहेंगे, प्रवर्ध। और यह प्रक्रिया क्या कहलाती है, तो आपको ध्यान रखना है यह प्रक्रिया प्रवर्धन कहलाती है। क्लियर हो गया। यह प्रक्रिया क्या कहलाएगी, प्रवर्धन कहलाती है, प्रोपोगेशंस कहलाती है। कायिक प्रवर्धन होता है, यह पादपों में दो प्रकार का होता है। एक आपको ध्यान रखना है प्राकृतिक कायिक प्रवर्धन और दूसरा आपको ध्यान रखना है कृत्रिम कायिक प्रवर्धन। तो पहला प्राकृतिक कायिक प्रवर्धन और दूसरा कौन सा ध्यान रखना है, कृत्रिम कायिक प्रवर्धन ध्यान रखना है, कृत्रिम कायिक प्रवर्धन। तो इस प्रकार से कायिक प्रवर्धन दो प्रकार का होता है, प्राकृतिक और दूसरा कौन सा हो गया, कृत्रिम कायिक प्रवर्धन। अब इसमें ध्यान देंगे प्राकृतिक कायिक प्रवर्धन किससे कहेंगे, तो आपको क्या ध्यान रखना है, इस प्रकार के कायिक प्रवर्धन के अंतर्गत आपको ध्यान रखना है पादप के कायिक भाग होते हैं, वे कायिक भाग प्राकृतिक रूप से अनुकूल परिस्थितियों में नए पादप उत्पन्न करते हैं, नए पादप को जन्म देते हैं, उसे अपन क्या कहेंगे, प्राकृतिक कायिक प्रवर्धन कहते हैं। तो आपको क्या ध्यान रखना है, इसे अंतर्गत पादप का या पादप शरीर का कायिक भाग पादप शरीर से अलग होकर नए पादप का निर्माण अनुकूल परिस्थितियों में करते हैं, नए पादप का निर्माण अनुकूल परिस्थितियों में करते हैं, तो उसे अपन क्या कहेंगे, अनुकूल परिस्थितियों में करते हैं, तो उसे अपन क्या कहेंगे, प्राकृतिक कायिक प्रवर्धन कहा जाता है। यानी प्राकृतिक कायिक प्रवर्धन के अंतर्गत पादप शरीर का कोई भी कायिक भाग है वो पादप से अलग होकर और नए पादप का निर्माण अनुकूल परिस्थितियों में करते हैं, तो उसे अपन क्या कहेंगे, प्राकृतिक कायिक प्रवर्धन कहा जाता है। प्राकृतिक कायिक प्रवर्धन होता है, यह आपको ध्यान रखना है पादप के
भिन्न भिन्न कायिक भागों से हो सकता है। जैसे आप ध्यान देंगे तो आपको ध्यान रखना है जड़ के द्वारा हो सकता है, यहाँ आपको ध्यान रखना है तने के द्वारा हो सकता है, यहाँ आपको ध्यान रखना है पत्ती के द्वारा हो सकता है, यहाँ आप ध्यान देंगे तो आपको ध्यान रखना है पुष्पीय कलिका इत्यादि के द्वारा हो सकता है। तो इस प्रकार से अपन को ध्यान रखना है प्राकृतिक जो कायिक प्रवर्धन होता है वह कितने प्रकार का होता है, किस प्रकार से होता है। तो इसमें आप ध्यान देंगे प्राकृतिक कायिक प्रवर्धन, प्राकृतिक कायिक प्रवर्धन, कायिक प्रवर्धन निम्न पादप अंगों द्वारा हो सकता है, निम्न पादप अंगों द्वारा हो सकता है। तो इस प्रकार से निम्न पादप अंगों द्वारा हो सकता है उस बारे में अपन को ध्यान रखना है। इस प्रकार से आप साथ साथ में नोट्स भी बनाते रहें। तो ये अपन को ध्यान रखना है कौन कौन से अंग हैं। पहला आपको ध्यान रखना है जड़ों द्वारा कायिक प्रवर्धन, तो पहला आपको ध्यान रखना है जड़ों द्वारा कायिक प्रवर्धन। और उसमें आप ध्यान देंगे तो आपको ध्यान रखना है कुछ काष्ठीय पादप, मुख्य रूप से काष्ठीय पादप, कुछ काष्ठीय पादप होते हैं, उन कुछ पादपों में जड़ों में अपस्थानीय कलिकाएं विकसित करने की क्षमता पाई जाती हैं। कुछ पादपों में जड़ों में जो है अपस्थानीय कलिकाएं विकसित करने की क्षमता पाई जाती हैं, अपस्थानिक कलिका विकसित करने की क्षमता पाई जाती हैं, विकसित करने की क्षमता पाई जाती हैं, विकसित करने की क्षमता पाई जाती है। और यह कलिका विकसित होकर के नए पादप का निर्माण करती हैं। एवं यह कलिका विकसित होकर क्या करेगी, विकसित होकर नए पादप का निर्माण करती हैं। तो इस प्रकार से यह कलिका विकसित होकर नए पादप का निर्माण करती हैं। तो ये अपन को ध्यान रखना है किसके बारे में, प्राकृतिक कायिक प्रवर्धन के बारे में जड़ों द्वारा। इसमें आप ध्यान देंगे उदाहरण कौन कौन से ध्यान रखने हैं। तो इसमें उदाहरण ध्यान रख सकते हो, वो आपको ध्यान रखना है शकरकंद। कौन सा उदाहरण ध्यान रखना है आपको, शकरकंद का उदाहरण ध्यान रखना है। और उदाहरण कौन सा ध्यान रख सकते हो, तो आपको ध्यान रखना है डहेलिया के उदाहरण इस प्रकार का होता है, ये अपन को ध्यान रखना है। और आप ध्यान देंगे तो आपको ध्यान रखना है एस्पेरेगस होता है या सतावर होता है उस पादप में इस प्रकार का होता है। तो एस्पेरेगस या सतावर के पादप में भी इस प्रकार का देखा जाता है। तो ये अपन को ध्यान रखना है किसके बारे में, जड़ों द्वारा कायिक प्रवर्धन के बारे में। फिर उसके बाद में आप ध्यान देंगे तने द्वारा कायिक प्रवर्धन, तने द्वारा कायिक प्रवर्धन। तो इसमें आप ध्यान दें तने द्वारा कायिक प्रवर्धन किस प्रकार से होता है। तो इसमें तने के रूपांतरण होते हैं विभिन्न प्रकार के, उन रूपांतरणों के माध्यम से या तो रूपांतरित तना, रूपांतरण या जिसे अपन रूपांतरित तना, या आपको ध्यान रखना है सामान्य तना होता है, वो सामान्य तना से आपको ध्यान रखना है कलिका का विकास होता है। यानी इससे क्या बनेगी, अपस्थानीय कलिका। और क्या बनेगी, तो आपको ध्यान रखना है कलिकाओं के बाद में एक कलिका भूमि के स्पर्श आने पर जड़ों का विकास हो जाता है और जिससे नए पादप का निर्माण हो जाता है। तो ये इस प्रकार से अपन को ध्यान रखना है। यानी रूपांतरित या सामान्य तना पर अपस्थानिक कलिकाएं एवं जड़ें विकसित होकर के नए पादप का निर्माण करती हैं। तने के निम्न 3 रूपांतरण हमें देखे जाते हैं जिनके द्वारा कायिक प्रवर्धन हो सकता है। पहला आपको रूपांतरण ध्यान रखना है, वो ध्यान रखना है भूमिगत रूपांतरण। भूमिगत तने के कौन कौन से रूपांतरण जो कायिक प्रवर्धन में सहायक होते हैं, तो आपको ध्यान रखना है पहले भूमिगत तने। दूसरा आपको ध्यान रखना है वो किसके बारे में ध्यान रखना है, अर्धवावीय तने। कौन से तने ध्यान रखना है, अर्धवावीय तने। और तीसरा रूपांतरण ध्यान रखना है वो ध्यान रखना है अवावीय तने। तो इस प्रकार से तीसरा रूपांतरण वावीय तने अपन को ध्यान रखना है। इसमें आप ध्यान देंगे भूमिगत तने के अंतर्गत आपको ध्यान रखना है कौन कौन से उदाहरण है। तो पहला आपको ध्यान रखना है वो ध्यान रखना है कंद, या जैसे अपन क्या कहेंगे ट्यूबर कहेंगे। कंद या ट्यूबर होता है वो किस में देखा जाता है, आलू के अंदर। आलू में आप ध्यान देंगे तो इस प्रकार से आपको ध्यान रखना है आलू की संरचना, उसमें जगह जगह पर आपको ध्यान रखना है पर्व संधियां आपस होती हैं और इन पर्व संधियों से कलिकाएं विकसित हो जाती हैं और जिससे नए पादप का निर्माण हो जाता है। ये हो गया कंद का उदाहरण। दूसरा अपन को ध्यान रखना है वो किसके बारे में ध्यान रखना है, परकंद के बारे में या राइजोम के बारे में। तो परकंद या राइजोम है उसके उदाहरण आपको ध्यान रखना है अदरक में इस प्रकार का देखा जाता है, और आप ध्यान देंगे तो हल्दी में इस प्रकार का देखा जाता है। अदरक और हल्दी में इस प्रकार का तना होता है, मोटा मासल तना होता है और इसमें जगह जगह पर पर्व संधियां आपस होती हैं और इन पर्व संधियों से अपस्थानिक जड़ें विकसित हो जाती हैं, ऊपर की ओर कलिका विकसित होती है जिससे नए पादप का निर्माण हो जाता है। तो ये परकंद के बारे में अपन को ध्यान रखना है।
उसके बाद में आप ध्यान देंगे तो नेक्स्ट अगला अपन को ध्यान रखना है परकंद के बाद में, वो ध्यान रखना है घनकंद के बारे में। किसके बारे में ध्यान रखना है आपको? घनकंद के बारे में। घनकंद या क्रोम जो होता है वो आपको ध्यान रखना है अरबी में देखा जाता है, और अरबी में आप ध्यान देंगे तो इस प्रकार का तना होता है, और उस तने के अंदर आप ध्यान देंगे तो आपको ध्यान रखना है जगह जगह पे पूरी पर्व संधियाँ आपस होती हैं, और इन पर्व संधियों से कलिकाएं विकसित हो जाती हैं, ये अपन को ध्यान रखना है। और पर्व संधियों से कलिकाएं विकसित होकर इससे नया पादप निर्मित हो जाता है। तो ये अपन को ध्यान रखना है किसके बारे में? घनकंद के बारे में। नेक्स्ट अगला अपन को ध्यान रखना है घनकंद के बाद में, वो ध्यान रखना है सल्ककंद के बारे में। किसके बारे में ध्यान रखना है आपको? सल्ककंद के बारे में। और सल्ककंद या जैसे हम बल्ब कहते हैं, और आपको पता होगा बल्ब नुमा संरचना किन किन पादपों में होती है, तो आप ध्यान देंगे तो आपको ध्यान रखना है जो प्याज का तना होता है वो रिड्यूस्ड तना होता है, हार्सित तना होता है, और उसमें आपको ध्यान रखना है कलिकाएं होती हैं, उससे नए पादप का निर्माण होता है। इसी प्रकार से आप ध्यान देंगे लहसुन के पादप में भी इस प्रकार का जो रिड्यूस्ड तना होता है जिसके माध्यम से नए पादप का निर्माण होता है। तो ये उदाहरण आपको सारे ध्यान रखते हैं भूमिगत तने के रूपांतरण के। फिर उसके बाद में आपको ध्यान रखना है अर्धवावीय तने। उसमें आप ध्यान देंगे सबसे पहला है वो ऊपरी भूस्तरी है। कौन सा ध्यान रखना आपको? ऊपरी भूस्तरी, या जिससे किस नाम से जाना जाता है? रनर के नाम से जाना जाता है। और इसमें उदाहरण आपको ध्यान रखना है वो ऊपरी भूस्तरी या रनर में आप ध्यान देंगे दूब घास। आपने दूब घास या जो है उसके अंदर आपने देखा होगा, तो ये भूमि के सहारे इस प्रकार से वृद्धि करेगी, और ये आपको ध्यान रखने से पार्श्व शाखा ये भूमि के सहारे वृद्धि करती है, और उसके बाद वापस स्थानिक जड़ें निकल जाती हैं, फिर से आपको नया पादप बन जाता है। फिर से भूमि के सहारे वृद्धि करेगी और आपको ध्यान ऊपर की ओर कलिकाएं, नीचे की ओर जड़ें विकसित हो जाती हैं। तो इस प्रकार से आपको ध्यान रखना है देखा जाता है वो किस में देखा जाता है? दूब घास में, तो जिसके द्वारा कायिक प्रवर्धन होता है। फिर उसके बाद में आप ध्यान देंगे तो आपको ध्यान रखना है अंतः भूस्तरी। अंतः भूस्तरी और अंतः भूस्तरी के अंतर आपको क्या ध्यान रखना है? इस प्रकार के जो होते हैं उसमें तना होता है, वह तने के नीचे के आधार भाग की संधि होती है जो कि भूमि के अंदर का भाग होता है, उस भाग से आपको ध्यान रखना है ये एक पार्श्व भाग में कलिका निकलेगी, और ये कलिका यहाँ शाखा जो ऊपर की ओर बढ़ती है, और उसके बाद ऊपर की ओर बाहर निकल करके यहाँ अपस्थानिक जड़ें विकसित हो जाएगी, और ऊपर की ओर आपको ध्यान रखना है पत्तियों का विकास हो जाता है, जिससे नए पादप का निर्माण हो जाता है। तो इसका उदाहरण आपको ध्यान रखना है, वो ध्यान रखना है पुदीना। पुदीना के पादप में इस प्रकार का देखा जाता है। तीसरा अपन ध्यान देंगे तो आपको ध्यान रखना है भूस्तरी। तो इस प्रकार से आपको ध्यान रखना है भूस्तरी, और भूस्तरी या आपको ध्यान रखना है स्टोलॉन्स के बारे में। तो इसमें आप ध्यान देंगे तो आपको ध्यान रखना है तना होता है, उस तने के आधार भाग से अपार्श्व शाखा निकलेगी, और कुछ दूरी तक क्षैतिज वृद्धि करने के बाद में भूमिगत हो जाती हैं और वापस ऊपर की ओर उठ जाती हैं, और जिससे नए पादप का निर्माण हो जाता है और यहाँ जड़ें विकसित हो जाती हैं। तो इस प्रकार का कायिक प्रवर्धन होता है, उसे अपन क्या कहेंगे? भूस्तर या स्टोलॉन्स। और ये देखा जाता है वो आपको ध्यान रखना स्ट्रॉबेरी में इस प्रकार का देखा जाता है। तो स्ट्रॉबेरी के पादप में इस प्रकार का देखा जाता है। चौथा अपन ध्यान देंगे भूस्तारिका। तो चौथा अपन किसके बारे में ध्यान देंगे? भूस्तारिका के बारे में, या जिसे अपन कहेंगे ऑफसेट। तो इस प्रकार से भूस्तारिका या ऑफसेट के बारे में आप ध्यान देंगे तो इसके अंतर्गत आपको क्या ध्यान रखना है? यह जलीय पादपों में देखा जाता है, और एकल पर वाले आपको ध्यान रखना है जो कलिका निकलेगी और उससे नए पादप का निर्माण होता है। तो एकल प्रवर्ध वाले जलीय पादप होते हैं उनके अंदर इस प्रकार का देखा जाता है। उदाहरण ध्यान रखना है, वो ध्यान रखना है जलकुंभी, जिसे आइकोर्निया क्रेसिपस। तो इस प्रकार से अपन को ध्यान रखना है अर्धवावीय तने के रूपांतरण जिसके माध्यम से कायिक प्रवर्धन होता है। तीसरा अपन ध्यान देंगे वावीय, और वावीय तना में आप ध्यान देंगे तो आपको ध्यान रखना है नागफनी के पादप में इस प्रकार का देखा जाता है। नागफनी के पादप में आप ध्यान देंगे तो इस प्रकार का तना होता है, वो मोटा मासल तना होता है, और उस तने के आपको ध्यान रखना है खंड होते हैं, वह पृथक होकर के भूमि पर गिरने के बाद में यह खंड पृथक होगा और भूमि पर गिर जाता है, और गिरने के बाद में से अपस्थानिक जड़ें विकसित होकर के नए पादप का निर्माण हो जाता है। तो इस प्रकार से आपको क्या ध्यान रखना है कि नागफनी एवं कुछ अन्य पादपों में मासल मोटे तने के खंड होते हैं, वे तने के खंड भूमि पर गिरने के बाद में इसमें अपस्थानिक जड़ें विकसित हो जाती हैं और जिससे नए पादप का निर्माण हो जाता है। तो ये अपन को ध्यान रखना है तने का कौन सा रूपांतरण? वावीय तने, जिनके माध्यम से कायिक प्रवर्धन होता है। तो ये तो तने द्वारा कायिक प्रवर्धन के बारे में अपन देख लिया। अब अपन बात करेंगे नेक्स्ट अगला वो पत्ती द्वारा कायिक प्रवर्धन के बारे में, यानी पत्तियों द्वारा कायिक प्रवर्धन किस प्रकार से होता है। तो ध्यान दें पत्ती द्वारा कायिक प्रवर्धन। तीसरा पत्ती द्वारा कायिक प्रवर्धन।
पत्ती द्वारा कायिक प्रवर्धन। और पत्ती द्वारा कायिक प्रवर्धन है वो आपको ध्यान रखना दो पादपों में देखा जाता है। एक तो आपको ध्यान रखना है वो ध्यान रखना है ब्रायोफिलम या जिससे अपन पत्थर, तो इस प्रकार से ब्रायोफिलम या पत्थर चट्टा में जो पत्तियां होती हैं उन पत्तियों के उपांतों से कलिकाएं निकलती हैं और ये कलिकाएं विकसित होकर के और नए पादप का निर्माण करती हैं। दूसरा आपको ध्यान रखना है बिगोनिया के पादप में। बिगोनिया के पादप में आप ध्यान देंगे पर्णवृंत या सिराओं से अपस्थानीय कलिकाएं निकलती हैं और ये कलिकाएं विकसित होकर के नए पादप का निर्माण करती हैं। तो बिगोनिया के पादप में सिराओं या पर्णवृंत से और आपको ध्यान का पत्थर चट्टा में पर्ण के उपांतों से अपस्थानीय कलिकाएं निकलती हैं। तो इस प्रकार से पत्ती द्वारा कायिक प्रवर्धन में आपको ध्यान रखना है कि ब्रायोफिलम या पत्थर चट्टा के पादप में पत्ती के उपांतों से तथा बिगोनिया के पादप में पर्णवृंत एवं सिराओं से अपस्थानीय कलिकाएं विकसित होती हैं जो नए पादप को जन्म देती हैं। फिर उसके बाद लास्ट हमको चौथा ध्यान रखना है पत्रकन द्वारा या बल्बिस द्वारा। तो आप ध्यान देंगे कुछ पादपों में पुष्पीय कलिका के स्थान पर मोटी बहुकोशिकीय संरचना विकसित होती हैं जिसे अपन पत्र प्रकलिका कहते हैं। और पत्र प्रकलिका होती हैं यह भूमि पर गिरने के बाद में नए पादप को जन्म देती है। तो इस प्रकार से भूमि पर गिरने के बाद में इससे कौन सा पादप बन जाएगा, नया पादप विकसित हो जाता है। इसके उदाहरण आपको ध्यान रखना अगेव, रतालू और ऑक्जेलिस के पादप में इस प्रकार से देखा जाता है। तो इस प्रकार से ये प्राकृतिक कायिक प्रवर्धन के बारे में अपन डिटेल से बात की है। अगले वीडियो में अपन बात करेंगे कृत्रिम कायिक प्रवर्धन के बारे में। थैंक यू।